दो चैनल से जुड़े हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं और वैसे विद्यार्थियों को मैं ज्यादा प्रेस करता हूं, खास करके जिनका मैथ से रुचि रहता है। ये जो विद्यार्थी चाहते हैं कि मैथ में हम अच्छा कर दिखाएं, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े विद्यार्थियों का रिजल्ट भी प्रत्येक वर्ष आप लोग देख रहे हैं, यानी 2002 से यानी 2021 तक, यानी प्रत्येक वर्ष मैट्रिक में कम से कम 6 या 7 स्टूडेंट्स, यानी मिनिमम कम से कम 6-7 विद्यार्थी 100 में 100 मार्क्स लाते हैं। और ये मैं कह नहीं रहा हूं, बल्कि आप इस चैनल से जुड़े विद्यार्थियों का रिजल्ट भी आप लोगों ने देखा। इस वर्ष भी आप लोगों ने रिजल्ट देखी। लड़कियां आप लोग भी जानते ही हैं कि इस चैनल से जुड़े आपका साहिल कुमार जो विद्यार्थी रहा, इस चैनल का टॉपर स्टूडेंट रहा नहीं। तो मैं सभी विद्यार्थियों से गुजारिश करूंगा या आप लोग का सलाह दूंगा कि मैथ देखिए एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके बदौलत करीब करीब साइंस की क्षेत्र में आप हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, बशर्ते आपका मैथ स्ट्रांग हो। तो इस और मैथ को स्ट्रांग करने के लिए बताया कि मैथ का मेन चीज होता है ज्योमेट्री। अगर ज्योमेट्री आपका कमांड है तो आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री जो करते हैं वह भी आपके लिए आसान है। अगर मैथ की ज्योमेट्री टॉपिक आपका कमजोर हो जाता है तो चाहे तो आप 10 में, 12 में या उससे अपर क्लास में या कंपटीशन क्लास में, हर जगह देखते हैं विद्यार्थी अगर मार खाते हैं तो उनको देखिए ज्योमेट्री में खाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं आप लोगों के कि ज्योमेट्री जो है ये जैसे भी हो इसको कंट्रोल किया जाए। और कंट्रोल करने का यही तरकीब है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा फिगर की गुण के बारे में जानें। जैसे कि देखिए आज आप लोग के लिए एक नई टॉपिक लेकर के आए हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग ट्रायंगल यानी त्रिभुज देख रहे थे और त्रिभुज से ही रिलेटेड कहानी आगे बढ़ रही है। तो आज हम जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं वह टॉपिक है कंकरेंट, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वांग सम। क्या बोलते हैं? सर्वांग सम। एक गणित की दूसरा रिलेशन होता है, वह होता है सिमिलर यानी सिमिलरिटी, जिसको कहते हैं समरूपता। तो एक समरूपता है और एक सर्वांग समता है, समझिएगा। अब यहाँ दोनों टॉपिक आपके लिए देखना है ज्योमेट्री में, लेकिन 9th के विद्यार्थियों को अभी यानी केवल सर्वांग के बारे में जानकारी करना है और इसी की सहायता लेकर के हम 10th क्लास में समरूपता के बारे में जानकारी करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप सारे विद्यार्थियों को यानी सर्वांग समता का क्या मतलब होता है उसे आप लोगों को सिखाया। ठीक है, सीखने के लिए तैयार हो गए? तो चलिए आप लोग चैनल जो देख रहे हैं वह विद्यार्थी शांति से पहले समझिएगा अपना वीडियो को। तो इसके पहले चैनल को चलिए आप शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आप लोग के प्रेजेंटी का पता लगाएं कि आप सारे विद्यार्थियों में कितने विद्यार्थी आपने चैनल को देखा। देखिए विद्यार्थी, यानी कंकरेंट या सर्वांग सम। अब इस सर्वांग सम जो वर्ड देख रहा है, सब देख रहा है, इसको अगर संधि विच्छेद या अगर इसको तोड़ दिया जाए तो यहाँ से 3 वर्ड अलग अलग होता है। तो देखिए सबसे पहले विद्यार्थी
यानी कि सबसे पहले देखिए आता है सर्व, ठीक है। और देखिए दूसरा जो पार्ट्स है वह हो जाता है देखिए अंग, और तीसरा पार्ट्स हो जाता है वह देखिए होता है सम। नहीं है कि नहीं है? तो सर्व जोड़ अंग जोड़ सम माने तीन को शब्द देखिए इसमें है। और इन तीनों के अर्थ के बारे में देखा जाए तो उस पर जरा गौर करिएगा। देखिए अंग का मतलब क्या है? जैसे कि बताइए हम लोग कोण पढ़ते हैं, एंगल पढ़ते हैं, तो एंगल के बताओ कि क्या है? कोई बोले कि बताओ कोण का अंग बताओ, तब कोण का अंग का मतलब कि कोण बना कैसे? तो आपने बोला कि सर दो किरण के मिलने से बना। तो दो किरण जो तूने बोला वह उसका एक अंग कहलाएगा, बात समझ रहे हो? जैसे कि आप लोग का शरीर का अंग है, तो शरीर के अंग का नाम बोलता है, तो कहता है कि हाथ है, पैर है, मुंह है, नाक है, अंग है। जैसे कहा कि पेड़ पौधों के अंग बताइए, तब पेड़ पौधों का अंग क्या बोलोगे? तब कहोगे जड़ है, तना है, पत्ती है, फल है, फूल है, ये क्या है? पेड़ पौधों का अंग है। अब कोई कहे कि त्रिभुज का अंग बताओ, तब त्रिभुज के अंग का मतलब कि त्रिभुज भी बोलते हैं, दो अंग होते हैं, तो एक होता है भुजा और दूसरा होता है कोण। नहीं, तो एक त्रिभुज के अंग बोला तो एक मतलब कि त्रिभुज के भुजा और त्रिभुज के कोण एक कहला रहा है उसका अंग, बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर समझिएगा कि सर्व का मतलब देखिए होता है संस्कृत शब्द है यानी सभी, और अंग का मतलब देखिए होता है, अंग तो समझ ही रहे हो, लेकिन आकृति का नहीं। जैसे त्रिभुज का अंग, चतुर्भुज का अंग, वृत्त का अंग नहीं, तो वो अंग का मतलब यहाँ ज्यामिति का वाला। और देखिए सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब कौन चीज? समान। यानी कहने का मतलब इसका अर्थ निकल गया यानी सभी अंग समान। नहीं, क्या अर्थ निकल गया? सभी अंग समान यानी बराबर। क्लियर? अब तुम लोग से कोई आदमी बोले कि बताओ दो आकृति है, अब उस आकृति में त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है, कुछ है। अब कहे कि बताओ एक दोनों को हम सर्वांग सम कब कहेंगे? जैसे कि आपके सामने देखिए दो कलम रखे हुए और हमने कहा कि से ये दोनों कलम सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम क्यों कर दिया? इसलिए कि इसका सभी अंग बराबर है। तो सभी अंग बराबर का मतलब अब जैसे इसकी देखिए लंबाई देखिए दोनों का, तब दोनों की लंबाई सेम है, ठीक है। अब दोनों का बताओ कि मोटाई देखोगे तो इसका मोटाई और इसका मोटाई देखेंगे कि बताओ दोनों का मोटाई सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो कहा कि सर दोनों का मोटाई भी सेम है, अब दोनों की लंबाई भी सेम है और दोनों का या मोटाई यानी दोनों का व्यास भी सेम है। एक मतलब है कि इस कलम के ऊपर में अगर एक कलम को रख दिया गया या एक कलम के ऊपर एक कलम को अगर रख दिया, अब पूरा पूरा दोनों एक दूसरे को ढक लिया, बात समझिएगा, पूरा पूरा ढक लिया, तो हम लोग कहते हैं कि दोनों कलम सर्वांगसम है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में सोचेंगे विद्यार्थी, जैसे कि 5 अंगुलियां हैं और एक बताओ 5 अंगुलियां हैं। अब हम कहें कि ये पांचों अंगुली पांचों के सर्वांगसम है, एक मतलब कि देखिए ये अंगुली के ऊपर इस अंगुली को ऐसे रख दिया, ठीक है, और इस तरह से बताओ तुम लोग को हमने दिखाया। अगर पांचों मतलब 5 अंगुली जो देख रहे हो, अरे 5 ये देख रहे हो, अब पांचों को पांचों अगर ढक लिया, तब बताओ सभी लड़के आप लोग को देखने में क्या लगा? यहाँ पर बताओ ये जो 10 अंगुली में 5 अंगुली को आगे कर दिया, अब 5 को पीछे कर दिया,
अब बताओ उधर से तुम लोग देख रहे हो तो क्या मेरे तरफ जो 5 अंगुलियां हैं क्या वो दिखाई पड़ रहा है? बोलिए, नहीं, सोचिए, है, देखिए। तो अब इसका मतलब है कि ये दोनों अंगुली का कि इसको एक ढक लिया तो इसके ऊपर इसको रख लिया और इसके ऊपर इसको रख दिया और दोनों एक दूसरे को अगर ढक लिया तब कहते हैं कि दोनों सर्वांगसम है। अब तुम लोग से कोई आदमी कहे कि बताओ दो लड़का हम खड़ा किए और पूछे कि बताओ जी ये दोनों लड़का सर्वांगसम होगा कि नहीं? सोचिए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दो लड़का है या दो लड़की है और कहें कि चलो ये दोनों सर्वांगसम है कि नहीं जी, जबकि दोनों का लंबाई सेम है। अब दोनों की लंबाई सेम है, आप पूछ रहे हैं कि बताओ दोनों सर्वांगसम है, तो हम सोचेंगे पहले कि क्या दोनों लड़का की मोटाई सेम है, क्या दोनों लड़का की अंगुली सेम है, क्या पैर की अंगुली सेम है। इस सभी अंग माने तुम्हारे शरीर का जितना अंग है और इस लड़का का जितना अंग है, अगर प्रत्येक अंग के अगर लंबाई और चौड़ाई और मोटाई अगर सब बराबर हो जाए तब हम कहते हैं कि दोनों लड़का सर्वांगसम है। लेकिन हकीकत में क्या ऐसा है? क्या दुनिया में ऐसा दो लड़का मिलेगा जो कि सर्वांगसम हो जाए? नहीं होगा, कभी नहीं होगी, सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। कहीं न कहीं उनके अंग में जरूर अंतर पड़ जाएगा। जैसे कि पेड़ की पत्ती है, अब पेड़ की पत्ती मानते हैं कि किसी आम में से 2 पत्ती तोड़ दिया, पीपल में से 2 पत्ती तोड़ लिए, अब पहला पत्ती के ऊपर दूसरा रख दो या दूसरा के ऊपर पहला रख दो, अगर पूरा पूरा ढक लिया तब आपको बोलना होगा कि सर्वांगसम है। लेकिन अगर बताओ दोनों पत्ती में थोड़ा सा भी कोई पत्ती छोटा या कोई पत्ती अगर बड़ा है तो उस स्थिति में कहेंगे दोनों कंकरेंट नहीं है, यानी दोनों सर्वांगसम नहीं है। समझ गया होगा? समझ गया सर्वांगसम का मतलब? कोई दिक्कत नहीं। तो एक विद्यार्थी आप देखा जाए जो हम लोग के सिलेबस की बात करते हो कि सिलेबस में मैंने हमारी पुस्तक में किसके किसके बारे में अध्ययन करना है। तो देखिए सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ पर आता है यानी 2 रेखाखंड की बात। तो देखा जाए 2 रेखा नहीं बल्कि रेखाखंड, ठीक है ना, यानी रेखाखंडों। समझना, जब ज्योमेट्री तुम लोग को शुरू किए थे तो बताए थे कि एक होता रेखा, एक होता किरण और एक होता रेखाखंड। लेकिन तीनों में हमने बताए थे कि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होता है, बट रेखा और किरण की लंबाई निश्चित नहीं होते हैं। तो अगर कोई आदमी कह दिया कि दोनों रेखाखंड सर्वांगसम है, एक मतलब है कि याद करना कि 2 रेखाखंड को हम सर्वांगसम तब कहेंगे जब दोनों रेखाखंड की लंबाई बराबर होगा। बात समझ रहे हो? जैसे कि मानते हैं कि लोहा का 2 छड़ और मानते दोनों छड़ की मोटाई सेम है और दोनों 1 मीटर हमने काट करके तार को लिया है। बात समझना, मान लेते हैं 5 मीटर का तार है और नाप करके हम 1 मीटर काट दिया तो क्या टुकड़ा हो गया? 5 टुकड़ा हो गया। अब एक टुकड़ा के ऊपर दूसरा टुकड़ा रख दीजिएगा, बताओ जब दोनों की लंबाई सेम है तो बताओ दोनों एक दूसरे को ढक लेगा कि नहीं? बोलिए, ढक लेगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि 2 रेखाखंडों को यानी सर्वांगसम, समझिए, यानी सर्वांगसम यानी तभी कहा जाता है, तभी कहा जाता है, समझिए, जब, ठीक है, कहते हैं उनकी यानी लंबाइयां, उनकी लंबाइयां यानी समान होते हैं। क्या
लंबाइयां समान होते हैं। बात समझिएगा। तब जब दोनों रेखाखंड की लंबाई अगर बराबर रहता है, जैसे देखिए अब मान लेते हैं कि चला जाए एक रेखाखंड है, मान लेते हैं कि हमने इस तरह से AB लिया। अब यहां से देखा जाए AB है तो बताओ, मान लेते हैं कि इसका लंबाई हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरी जो रेखाखंड देख रहे हो, ये रेखाखंड देखिए दूसरा है, ये मान लेते हैं कि आपका CD है। अब इसकी लंबाई भी मान लेते हैं कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब दोनों रेखाखंड की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर हो, जैसे कि हमने कहते हैं कि लेंथ ऑफ AB बराबर बोलते हो L को कौन सी लेंथ। अब AB की लंबाई कहता है कि A बताइए 5 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ कह दिया कि CD माने CD की लंबाई जो है AB बताओ 5 सेंटीमीटर है। अब बताइए सर लड़के, अब इस रेखाखंड को उठा करके लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट को अगर इसके पर रख दिया जाए तो A कहां पर गिर जाएगा, C पर गिरेगा, और B कहां गिर जाएगा, D पर गिरेगा नहीं। यहां से इसको उठा के इस पर डाल दोगे तो बताओ यहां पर A दिख रहा है, तो A बिंदु बताओ कहां पर गिरेगा, तो A बिंदु या तो C पर गिराओगे, नहीं तो किस पर गिराओगे, D पर गिराओगे। तो यहां पर A जो है वह गिर रहा है किस पर, C पर, और दूसरा दिख रहा है कि B जो है वह गिर रहा है किस पर, D पर, या D गिर गया किस पर, B पर। तो इसको उठा करके इस पर रखा या इसको उठाकर इस पर रखा, बताओ दोनों एक दूसरे को ढक लेगा कि नहीं, सोचिए। तब जब दोनों एक दूसरे को ढक लेता है तब देखिएगा सर्वांग का जो चिन्ह होता है, पहले देखिए बराबर का चिन्ह मार दीजिएगा, और इसके ऊपर में इस तरह का जब चिन्ह लगाते हैं तो इसी को सर्वांग पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं उसको, सर्वांग। तब जब दोनों रेखाखंड की लंबाई अगर बराबर होता है तब इसलिए यहाँ पर लिखते हो कि आपका रेखाखंड AB हो गया, आप दूसरा रेखाखंड कौन सी है, यानी CD है। इसका मतलब है कि रेखाखंड AB और रेखाखंड CD ये दोनों आपस में समांतर हैं। क्लियर। तो रेखाखंड लाइन सेगमेंट को अगर कहता है कि सर्वांग की बात करता है तो इस परिस्थिति में पहले सोचिएगा। अब जैसे कि मानते हैं कि तुम लोग को बताए कि दो किरणों के मिलने से कोण बनता है, क्या बनता है, कोण बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, सभी लड़के सोचिएगा। अब इस तरह से मानते हैं कि आपका एक कोण है, ठीक है। अब इस तरह से दो किरण के मिलने से बना। अब चलिए यहाँ पर कोण का शीर्ष बना दिया O। यहां से देखिए मानते हैं आपने लिया A और यहां पर लिया B, ठीक है। अब इसी तरह से मान लेते हैं कि दूसरा, जैसे कि अब देखा जाए आपका दूसरा किरण ले सकते हैं, और यहां से देखिए मानते हैं कि इस तरह से आपका A हो गया। अब ये बताए हैं कि चला यहाँ Q हो गया, अब यहां से P हो गया और यहाँ पे R हो गया। अब कथा की बताइए, यहाँ पर एक कोण बन गया और यहाँ पर भी एक कोण बन गया। अब कोई कहेगा कि बताओ ये दोनों कोण को हम सर्वांग कब कहेंगे, बात समझिए। तो यहाँ पर कोण सर्वांग कहे रहा है, तो एक मतलब यहाँ भी देखिए दो किरण के मिलने से बना है, और यहाँ भी एक दो किरण के मिलने से बना है। अब चर्चा हो रही है कोण का, तब कोण का मतलब कोण यहाँ पर बन रहा है, नहीं यहाँ O पर बन रहा है तो यहाँ Q पर बन रहा है,
क्लियर। तो अब मतलब हम लोग के सर्वांशम करने का मतलब कि ये दोनों कोण को मापना पड़ेगा। ये रेखा की लंबाई जो दिख रहा है केवल लंबाई, इसको से हमको जरूरत नहीं है। याद रखिए एक कोण की बात कर रहा है, एक मतलब कि एक कोण को मापेगा और एक कोण को भी हम लोग मापेंगे नहीं। आप लोग के मतलब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कोण मेजरमेंट करने के लिए, कोण मापने के लिए बताओ उसमें प्रोटेक्टर रहता है ना, तो उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। आप देखेंगे कि एक कोण है और एक कोण है, इसका माप बराबर है कि नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि एक कोण नापा 60 डिग्री का हो गया और एक भी नाप रहे हैं तो 60 डिग्री का है। तो अगर दोनों कोण की माप अगर बराबर है, मान लेते हैं एक कोण 30 का हो गया, आप कह रहा ये भी कोण 30 का है, एक कह रहा 10 डिग्री का है, ये भी कह रहा 10 डिग्री का है, एक कहा 1 डिग्री का है, ये भी कहा 1 डिग्री का है, एक कहा थीटा है, ये भी कहा थीटा है। तब अगर दोनों कोण अगर बराबर हो जाएगा, तब इस स्थिति में बताओ इसको उठा के इस पर डालिए तो बताओ वो किस पर गिरेगा, क्यू पर गिरेगा। और ये जो लाइन देख रहा है ओ ए, ये बताओ क्यू पी पर चल जाएगा, और ये देख रहा है ओ बी, तो ये जाके क्यू आर पर गिर जाएगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर सोचो इसको उठा के इस पर रख दिया, या इसको उठा के इस पर रख दिया, तब सोचा जाए क्या होगी। तब दोनों अगर बताओ एक दूसरे को ढक लेगा कि नहीं। जैसे कहा कि अगर मानते हैं कि एक कोण हो गया थीटा और एक कोण मानते हैं कि हो गया आपका थीटा, सपोज कि थीटा का मान मानते हैं कि आपका 30 डिग्री है और यहाँ भी मान के चलते हैं कि ये भी आपका 30 डिग्री है, तो बोलिए दोनों कोण की माप बराबर हो गया कि नहीं। तो जब दोनों कोण की माप बराबर हो गया तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि दोनों कोण जो है सर्वांशम होगा। क्लियर। तो यहाँ पर यही बोलते हैं कि दो कोणों को, ठीक है, यानी दो कोणों को बोलते हैं कि सर्वांशम। ठीक है। तो सर्वांशम बोलते हैं कि तभी कहा जाता है, तभी कहा जाता है जब, बोलिएगा कि जब यानी दोनों, ठीक है, यानी दोनों कोणों की यानी माप यानी बराबर होता है। ठीक है, यानी बराबर कहिए या समान होते हैं। ठीक है। तो यहाँ दोनों की माप अगर बराबर हो गया तब बोलना पड़ेगा कि दोनों सर्वांशम है। क्लियर। अब जैसे कि यहाँ पर बोला कि कोण बताइए ए ओ बी है और इसका मान भी देखिए थीटा है, और दूसरा जो करे हो कि पी क्यू आर और इसका मान भी क्या है थीटा। तो जब दोनों का मान बराबर हो गया तब ऐसी स्थिति में हम लोग बोलते हैं, कहते हैं कि देयरफॉर कोण ए ओ बी, और यहाँ पर बोलते हैं सर्वांशम का चिन्ह लगाते हैं और यहीं पर कहते हैं यानी पी क्यू आर। ठीक है। तो ये बताओ सर्वांशम की बात करते हो नहीं। अब जैसे इसी तरह से आकृति में आता है यानी दो वृत्त, समझिए। अब कहेगा कि दो वृत्तों को यानी सर्वांशम, ठीक है, यानी सर्वांशम, इस पर गौर कीजिएगा। अब जैसे दो वृत्त है, आप वृत्त का मतलब कौन सी, जैसे चूड़ी बैंगल्स देख रहे हो। अब मानकर तुमसे कहा कि ये दोनों चूड़ी जो है वो सर्वांशम है कि नहीं है, समझिए। अब बताओ तुम लोग सभी लड़कियां कि दो चूड़ी है, जैसे कोई एक लेडी है और उसके हाथ के एक ही हाथ का अगर दो गो चूड़ी निकाल ली जाए, ठीक है। अब दो गो चूड़ी निकाल कर दोनों सटा दो, घर में सटा के देखिए आप लोग।
तो दो को चूड़ी लेकर के आप दोनों को क्या किया, सटा दिया एक दूसरे को। और सटा करके बताओ, किसी को दिखाओ और बोलो कि बोलो जी मेरे हाथ में कितनी चूड़ियां हैं। आप बोलिएगा, उधर से देखने वाला जो आदमी होगा वो बताओ, जब दोनों चूड़ी सटा के दिखा रहे हो तो बताओ क्या दोनों चूड़ी को देखेगा कि एक चूड़ी को देखेगा? बोलिए, सोचिए। हाँ, एक चूड़ी देखेगा, बात सही है। इधर मतलब है तो दोनों चूड़ी में से अगर पहला चूड़ी पर दूसरका को रख दीजिए, अच्छा दूसरका पर पहला को रख दीजिए, बताओ दोनों ढक लेगा कि नहीं? नहीं। लेकिन अगर मानते हैं कि एक बड़ी लेडी हो, आइए वो तुम लोग ऐसी लड़की है, अब तुम लोग ऐसी लड़की के हाथ का चूड़ी ले, अब वो बताओ महिला की चूड़ी ले, बताओ दोनों तो प्रीते हैं, लेकिन क्या दोनों को सर्वांगसम कहोगे? नहीं। हाँ, नहीं कहेंगे। कारण कि दोनों वृत्त के आकार का है, लेकिन दोनों का त्रिज्या बराबर नहीं है। अगर त्रिज्या दोनों का बराबर रहेगी तब निश्चित दोनों एक दूसरे को ढक लेगा। नहीं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में आए, सोचिएगा। अब जैसे कि मान लेते हैं, बताइए सब विद्यार्थी, एक मान लेते हैं कि चलिए इस तरह से आएंगे, एक वृत्त हमने लिया, ठीक है। एक वृत्त मान लेते हैं कि आपका, जिसको नाम दे दिया सी, समझिएगा। और दूसरा मान लेते हैं कि चलिए हमने कहा कि एक वृत्त और ले लीजिए, ठीक है ना। एक चूड़ी हमने कहा कि एक ही आपके दो चूड़ी लेके ना, तो यहाँ पर चलिए दोनों चूड़ी को हम लेकर के चलते हैं। अब इस तरह से मान लेते हैं कि चलिए एक ए हो गया, ठीक है। आप इसको मान के चलते हो कि चलिए इसका नाम दे दिया सी डैश, ठीक है ना। अब इसका मानते हैं सेंटर है और इसका भी देखिए सेंटर है। अब मानते हैं कि सेंटर हो गया O और इसका सेंटर हो गया O डैश, ठीक है। अब अगर मानते हैं कि यहां से बताइए कीजिएगा तो एक को बताओ इसकी त्रिज्या हो जाएगा। अब यहां से यहां मानते हैं आपने नापा, ये हो गया त्रिज्या, और इसी तरह से हमने यहां पर मानते हैं लेके चला, ये मानते हैं O डैश भी हो गया। और यहां से यहां मानते हैं, इसको कहते हो तुम लोग त्रिज्या। अब इसको मानते हैं R डैश लिखा, और ये त्रिज्या जिसको R मान लिया। अब ये R का मान मानते हैं लंबाई, इसको यहां से यहां निकालिए। अब मानते हैं कि सब बोलते हैं 2 सेंटीमीटर हुआ, और यहाँ पर R डैश है, ये भी मानते हैं कि 2 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। अब तो दोनों वृत्त की बताओ त्रिज्या, वो दोनों क्या है, बराबर है। तब जब दोनों वृत्त की त्रिज्या अगर बराबर है, एक मतलब है कि इसको उठा के इस पर डाल दीजिए, चाहे इसको उठा के इस पर रख दीजिए, बताओ दोनों ढक लेगा कि नहीं? लेकिन एक बड़ी चूड़ी हो और एक छोटी चूड़ी हो, तो बताओ कि इस स्थिति में एक वृत्त ऐसा रहे और एक वृत्त मान लेते हैं कि सपोज दैट ऐसा रहे, और इसका बताओ कि त्रिज्या अगर नापिएगा तो क्या इसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो क्या ये 2 सेंटीमीटर होगा? नहीं। तो जब 2 सेंटीमीटर नहीं होगा तो इसको उठा के इस पर रखिएगा तो इसको तो ढक सकता है, लेकिन क्या इसको ढक लेगा? नहीं। एक मतलब कि ये दोनों को हम सर्वांगसम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों का त्रिज्या सेम है तो समझिए कि यहाँ पर आप कहिएगा कि दोनों वृत्त जो है सर्वांगसम है। चलिए, तो कहता कि दो वृत्तों को सर्वांगसम कहता तभी कहा जाता है, समझिएगा, यानी तभी कहा जाता है, यानी जब, ठीक है ना, कहते हैं जब, यानी उनकी कहते हैं कि त्रिज्याएं, ठीक है, त्रिज्याएं समान होते हैं,
त्रिज्या क्या होते हैं, यानी समान होते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपने बोला कि यहाँ से देखिए ओ ए और वहां से देखिए क्या है ओ डैश बी, यानी कहने का मतलब कि आर और आर डैश, बताओ दोनों बराबर है कि नहीं? तो जब आर और आर डैश अगर दोनों बराबर हो गया तब ऐसी स्थिति में ही कहेगा आप लोग कि सर्किल यानी सी ओ आर और सर्वांगसम का चिन्ह दीजिएगा और बोलते हैं सी डैश ओ डैश और आर डैश। बात समझ रहे हो? तब इस तरह से बात आती है कि कोई तुमसे अगर पूछ दे कि बताओ दो सर्किल है, दो वृत्त है और दोनों वृत्त को बताइए हम सर्वांगसम कब कहेंगे? तो सर्वांगसम कहने के पहले सोच लीजिएगा कि दोनों की त्रिज्या बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तब तो ठीक है, दोनों एक दूसरे को आच्छादित कर लेगा, ओवरलैप करेगा, ढक लेगा। नहीं, लेकिन अगर कहीं त्रिज्या दोनों का कम ज्यादा हो जाए तो क्या उसको सर्वांगसम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्लियर? आप देखा जाए तो पहले बात ये रही। अब जो तुम लोग का सिलेबस की बात रहा तो उसमें देखिए बोला गया है, यानी दो त्रिभुजों को, समझिएगा जो आपका चैप्टर शुरू हो रहा है, तो दो त्रिभुजों को कथा की सर्वांगसम, ठीक है, कथा की सर्वांगसम यानी तभी कहा जाता है, ठीक है, यानी तभी कहा जाता है जब यानी उनकी यानी अंग यानी सभी अंग, तो सभी अंग का मतलब सोचिए। तब बताओ कि त्रिभुज में बताओ आप तुम लोग कि त्रिभुज में अंग कितने होते हैं? बोलिए, सोचिए, देखिए कैमरा को, मैंने वीडियो तो सोचिएगा भी, त्रिभुज के अंग कितने? बोलिए मन। हाँ, तो 6। सही सोचा है। एक मतलब कि त्रिभुज के टोटल अंग होता है 6 गो। तो 6 गो में कौन कौन? तो 3 गो हो गया भुजा और 3 गो हो गया कोण। कितने अंग हो गया? 6 अंग हो गया। अब बताओ 2 गो त्रिभुज दिया, अब देकर पूछ रहा है कि बताओ क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है? सोचिएगा। तो वहां पे सर्वांगसम करने के पहले ये सोचिए कि पहले त्रिभुज का यानी तीनों भुजा की लंबाई और दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई बराबर है कि नहीं है? और अगर बराबर है तब निश्चित कहिएगा कि उनका कोण भी बराबर होगा। नहीं, बात समझिएगा। अगर मानते हैं कि उनकी तीनों भुजाएं और दूसरा त्रिभुज का तीनों भुजा अगर बराबर है तब समझिएगा कि इसका मतलब उसका तीनों कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तब तीनों कोण भी बराबर हो गया और तीनों भुजा भी बराबर हो गया। ठीक है, 2 त्रिभुज ले रहे हो तब पहले त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई और दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजाओं की अलग अलग लंबाइयां बराबर हो और उनके कोण भी आपस में अगर बराबर हो जाते हैं तब बताओ भुजा भी बराबर हो गया और कोण भी बराबर हो गया। तब तीनों कोण और तीनों भुजा कितने अंग हो गया? 6 अंग हो गया। और 6 अंग अगर बराबर हो गया तब वहीं पर कहा जाता है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। क्या बोलते हैं? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब यहाँ पर इसलिए कहते हैं कि 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम तभी कहा जाता है जब उनकी सभी अंग का मतलब भुजाएं, ठीक है, भुजाएं और कोण, यही हो गया अंग, तो सभी अंग यानी बराबर होते हैं। तो सभी अंग अगर बराबर होते हैं तो इसी स्थिति में कहा जाता है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है।
दोनों त्रिभुज की सर्वांशम करने के लिए भी हमने फिगर देंगे अगले दिन, लेकिन कारण कि आज इतना पहले समझ लीजिए। उसके बाद कल ट्रायंगल, फिर त्रिभुज शुरू करना है, फिर चतुर्भुज शुरू करना है और सब परिवार लागू करेंगे कि दो त्रिभुज का फिगर में कब इसको सर्वांशम कहेंगे, कब नहीं कहेंगे। तो चलिए आज इतने सारे बातों को आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए और फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे तब त्रिभुज की फिगर की सारी कहानी बताएंगे, कितने तरह के शर्त होते हैं, कब सर्वांशम कहेंगे, कब सर्वांशम नहीं कहेंगे, इसकी कंडीशन क्या होगी, इसका शर्त क्या होगा। तो सारी बातों से हम अगले वीडियो में आप लोग को अवगत कराएंगे। फिलहाल आप लोग सभी विद्यार्थी आज इतना तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो आज यहीं पर क्लास को लास्ट करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।